अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 48,000 झुग्गियाँ जो दिल्ली में रेलवे लाइन के आसपास है उनको हटा दिया जाए। और फर्दर मोर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे कोई भी कोर्ट स्टे नहीं लगा सकती। और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं पास्ट में, तो 2-3 महीने पहले लेबर माइग्रेंट्स का इशू चल रहा था कि उनको खाने के लिए फूड नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। तो उस पर भी कोर्ट का काफ़ी कैजुअल रवैया था। कोर्ट ने इसको काफ़ी इतने सीरियसली ध्यान नहीं दिया। जबकि हम देखें तो पास्ट में ओलिगाटैलिक मिल्स केस है हमारे पास, और भी बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकोगनाइज किया है कि राइट टू फूड एंड राइट टू जो हाउसिंग है वो सबके लिए राइट टू लाइफ में आता है, कवर होता है, और उनका फंडामेंटल राइट है। तो स्टेट को हर किसी को फूड और हाउसिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आइज होता है कि जो हाउसिंग फॉर ऑल एंड फूड फॉर ऑल है, ये स्टेट की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वीक एंड वल्नरेबल्स। तो क्या ये बात सही है? क्या स्टेट ही है जो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को दूर करे? तो इसको अगर समझना है तो हमें देखना होगा कि अगर स्टेट ना होती तो क्या होता, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की तरह अगर हम चल रहे होते तो क्या होता, और स्टेट है तो क्या हो रहा है। अगर हम देखें अगर स्टेट ना होती तो क्या होता, तो यहाँ पे पावरफुल रूल करता, जिसके पास भी पावर थी वो अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर लेता, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पे अपना हक जमा लेता, और जो वीक था उसको उसके अंडर रहना पड़ता। बट वो इतना भी बड़े स्केल पे नहीं होता जितना स्टेट के स्केल पे हो रहा है। स्टेट में तो आपके पास पूरी की पूरी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। बट अगर प्रिमिटिव सोसाइटीज होती तो सिर्फ पावरफुल क्या है, जो 5, 6, 10, 15, 20 लोगों को पावर से, अपनी मसल पावर से रोक सकता था। तो उस टाइम पे हर किसी के लिए रिसोर्सेज, जो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हैं, जो नेचर में रिसोर्सेज हैं, वो सबके लिए बराबर है। आपकी मर्जी, आपको जहाँ पे जाना है, जो जिस रिसोर्स को यूज़ करना है, आपको जहाँ से पानी पीना है, आपको जहाँ से फूड खाना है, आपको जहाँ पे जिस पेड़ के साथ जो करना है वो कर सकते हैं। कोई भी आपको रोकने वाला नहीं था। आपको जहाँ जाना है, जहाँ सोना है, आप सो सकते हो। सिर्फ आपको कोई तंग कर सकता है तो वो सिर्फ आपसे पावरफुल इंसान, चाहे आपसे पावरफुल जानवर। जो भी जानवर है, इंसान आपसे ज़्यादा पावरफुल है या फिर आपको हर्ट कर सकता है, सिर्फ उससे आपको बचना था। बाकियों को आप कैसे भी करके एक्सप्लॉइट कर सकते थे, ये रूल था नेचर का। बट अब स्टेट आ गई है तो इससे लेजिटिमाइज हो गया है, हर कुछ आपको सिस्टमेटिकली करना है। अब स्टेट के आने से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको हम स्टेप वाइज समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सिचुएशन देखें, एक आदमी है जिसके पास घर तो है सिटी के अंदर, बट उसके पास जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, फूड नहीं है। तो अब वो क्या करेगा? अब उसने घर तो ले रखा है सिटी में, और वो कहीं से भी जाके पेड़ से तोड़ के आम तो खा नहीं सकता, कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता, ना पानी किसी ऐसे नाले से पी सकता है। सब कुछ पोल्यूटेड है, सब कुछ प्राइवेटाइज्ड है, हर किसी पे किस सेठ ने बोल रखा है कि इस जगह पे इसी आदमी का हक है, इस जगह पे कोई और आदमी नहीं आ सकता। अब सेठ ने पूरी सिटी के आसपास का एरिया बांट रखा है, उसके पीछे जो खेत हैं उस सिटी के बाहर आउटस्कर्ट्स में, उनको भी बांट रखा है कि इस खेत में जो भी चीज़ें उग रही हैं, जिसपे इन पेड़ों पे जो भी कुछ उग रहा है वो इस आदमी की प्रॉपर्टी है, इसी को यूज़ कर सकता है। तो अब जिसके पास घर तो उसने खरीद लिया सिटी के अंदर, विलेज के अंदर, बट उसके पास वहाँ पे खाने के लिए जगह नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है अपनी खुद की, उसके पास इनकम नहीं है, तो वो आदमी क्या करेगा? अब सेकंड सिचुएशन, किसी के पास इनकम तो है, वो जॉब कर रहा है, वो अपना फूड खरीद के खा सकता है किसी के पास से, बट उसके पास घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। वो अब जाकर हर जगह बांट रखी है। अब जैसे हमने बताया सरकार ने उस पर ओनरशिप है, तो उसके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो ओनरशिप खरीद सके किसी जगह की। अब उसके माँ बाप इतने अमीर नहीं थे कि वो उसको घर एक अफोर्ड कर सकते, और वो छोटा बच्चा था, चाहे वो अनाथ लगा लो, चाहे उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, चाहे वो खुद माँ बाप को छोड़ आया, चाहे उसके माँ बाप मर गए, कुछ भी हो गया। अब वो उस बच्चे के पास, उस आदमी के पास कोई भी इनकम का इतना बड़ा सोर्स नहीं है कि वो अपना घर खुद का खरीद सके, उसको किराए पे घर लेना भी मुश्किल हो रखा है। तब उस सिचुएशन में क्या करेगा? वो जाके सड़क पे सो जाएगा। पहली बात तो अगर ऐसी कंडीशन में रहेगा तो उसकी जॉब भी उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। वो नहाएगा धोएगा कहाँ पे, कपड़े कहाँ से पहनेगा, कपड़े कहाँ पे रखेगा, कपड़े उसके चोरी हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब थर्ड सिचुएशन, अगर किसी आदमी के पास ना तो जॉब है अभी, ना उसके पास घर है, ना उसके पास इनकम है, तो वो क्या करेगा? दो सिचुएशन, या तो सिटी में रह सकता है, सिटी में कहाँ रहेगा? सड़क पे रहेगा। गरीब, जैसे गरीब देखते हैं हम, वो इधर उधर से भीख मांग के खाएगा, कचरा इधर उधर से उठा के, जो भी उसको कहीं से भी, जिसकी इन ओनरशिप कोई भी क्लेम नहीं कर रहा, उसको उठा लेगा और उस पर अपना गुजारा कर लेगा। या फिर वो सिटी से बाहर रहेगा। सिटी से बाहर रहेगा तो वो जंगलों में रहेगा, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की तरह रहेगा, ट्राइबल्स एरियाज़ की तरह रहेगा। बट ट्राइबल्स एरियाज़ में भी देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब जंगलों को वो कर देती है कि ये जंगल रिजर्व जंगल है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ये प्राइवेट जंगल है। और अगर हम देखें, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम उन्होंने असम राइफल्स बनाई थी। तो असम राइफल्स किस लिए बनाई थी?
ताकि जब असम में वो जैसे बाग थे जहाँ पे वो चाय की खेती करते थे, तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे वहाँ रहते थे, वो उन खेतों को बर्बाद करना चाहते थे कि आप हमारे यहाँ हमारी ज़मीन पे अब खेत क्यों उगा खेती क्यों कर रहे हो, ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम यहाँ से अपना खाते पीते हैं, अपना यहाँ से फूड लेते हैं, सब जरूरतें लेते हैं। तो उस पर भी फोर्सफुली स्टेट ने कब्जा करके उन ट्राइबल्स को वहाँ से भगाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं जो स्टेट अपनी जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है वो क्यों करती है, वो इसलिए करती है कि जो ट्राइबल्स हैं वो मेन स्ट्रीम में आके रह जाएं। इंडिया में सिर्फ एक ऐसी जगह है पूरे इंडिया में जहाँ पे ट्राइबल्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वो जगह है अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसमें बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटीज रहती हैं, वो जो भी इंसान बाहर की सोसाइटी वहाँ पे जाता है उसको मार दिया जाता है, इसलिए वो प्रोटेक्टेड एरिया है। वो वहाँ पे बोलते हैं कि वो जहाँ जैसे रहते हैं रहने दो, बाकी हर जगह पे इंडियन कंट्री का, इंडियन स्टेट का इंटरफेरेंस है। हर जगह हम चाहते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में आ जाएं, बट हमारी सोसाइटी में आने के बाद भी उनको हम हाउसिंग और फूड की सिक्योरिटी नहीं देते। अब यहाँ पे इतने इंडिया में जॉब्स नहीं है कि हर कोई कमाई कर सके। हम देखते हैं ऑटोमेशन हो रही है, हर चीज़ ऑटोमेटिकली बन रही है। अब एक ही बड़ा स्टोर है जिसकी चेन हर जगह है, थोड़े से इंप्लॉइज को एम्प्लॉय करके वो हर किसी को फूड दे सकते हैं। अब अगर हम देखें हमारे पास इंडिया में 50% लोग अभी फार्मिंग कर रहे हैं, बट अगर नेचुरली अगर देखें हम जो एडवांस सोसाइटीज़ में वहाँ पे सिर्फ 4 से 5% लोग, कंट्री के जो लोग हैं वो भी अगर फार्मिंग में आ जाएंगे तो फार्मिंग अच्छे तरीके से अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हो सकती है। तो अगर इस तरीके से फार्मिंग अगर इंडिया में होने लगी तो क्या होएगा, तब तो वो 40%, अभी जो हमारे पास 30% लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो 45% भी अनएम्प्लॉयड हो गए। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगी। ऊपर से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में, हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उन सब में भी जॉब्स कम हो रही हैं, सरकार भी कम जॉब्स निकाल रही है। तो ये ज़्यादा लोग जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे उनको हम मेन स्ट्रीम में तो ले आए हैं, उनको हमने सोशलाइज तो कर दिया है, हमने उनको सिविलाइज कर दिया है, हमने यहाँ पे उनको ला के बिठा दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जॉब नहीं है देने के लिए उनको, हमारे पास यहाँ पे घर नहीं है उनको देने के लिए। जो कुछ लोग हैं अमीर हैं वो सारे घर और जॉब्स पे कब्जा कर लेंगे, बाकी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी। तो क्या ये हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि स्टेट ने ये सब डिस्ट्रॉय किया है, हमारी सिविलाइजेशंस ने, हमारी सोसाइटीज़ ने ये सब सिस्टम को उलट पुलट किया है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो इस सिस्टम में जितने भी लोगों को अब लेके आई है उनकी हाउसिंग और फूड का ध्यान रखे। तो ये कोई चैरिटी नहीं है जो स्टेट किसी को हाउसिंग दे के या जॉब दे के चैरिटी करती है, किसी को जो अपना एम्प्लॉयमेंट दे के कंस्ट्रक्शन जॉब स्टार्ट करके, जो मनरेगा वगैरह स्कीम्स चलती हैं वो सारी स्कीम्स करके हम चैरिटी नहीं कर रहे। जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे भी बहुत कम हिस्सेदारी दे रही है अपनी, तो ये स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सब कुछ करे। अब कोई इस चीज़ को अगर रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इस चीज़ को अवॉइड करता है, इस चीज़ को आंखें बंद करके इग्नोर कर देता है, तो वो बहुत बड़े झूठ में जी रहा है। ये आप चला रहे हो अभी भी चलता रहेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, सारी जॉब्स की ऑटोमेशन होती रहेगी, उसके बाद इतनी ज़्यादा भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी कि जितने भी ये अनएम्प्लॉयड, जो पॉवर्टी वाले पीपल होंगे, जो भी लैंडलेस पीपल होंगे, वो क्या करेंगे, वो सिविलाइजेशन को भूल जाएंगे, वो सिविलाइज्ड तरीकों को भूल जाएंगे, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। वो हर जगह जाके जहाँ पे उसको दिखेगा कि यहाँ पे मैं पावर का इस्तेमाल करके अपना कुछ भी कर सकता हूँ, वो पावर इस्तेमाल करके क्राइम्स करेंगे, वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, ये सब काम शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर सिविलाइजेशन को सिविलाइज्ड ही रहना है, लोगों को सिविलाइजेशन के अंदर ही रखना है सिविलाइज तरीके से, तो सिविलाइजेशन को समझना आएगा कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को समझना आएगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबके वेलफेयर का ध्यान रखें। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।